खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है और वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध का मुद्दा खूब गर्मा रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में चुनावी रैली में इस्लामिक विद्वान सज्जाद नुमानी का वीडियो दिखाकर वोट जिहाद का जिक्र किया। आगे कई चीजों को लेकर बढ़ गया। कई बयान है जो लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव किस रोमांचक मोड़ से गुजर रहा है। तनुज दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब तनुज दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनुज जी, एक ट्रेंड हमने देखा था लोकसभा चुनाव में कि लगातार मुद्दे बदलते जा रहे थे कि क्या नाम है, अलग अलग चीजें लेकर आते हैं सामने, कि स्लोगन्स लेकर आते हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज बहुत प्रेशर में हैं। देखिए, इससे पहले भी, जब चुनाव के पहले भी, और हम और 10 साल पहले जाते हैं, 2014 में मोदी सरकार आने के पहले भी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडों के साथ बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ते हुए आई है। वहीं हम बात करें अगर नारेबाजी की, तो देखिए, शुरुआत में अगर ध्यान दिया जाए तो जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी अपने नारों के लिए शुरू से बहुत फेमस रहे। उनके बाद जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, तो उनका एक अलग ही हिंदुत्व को लेकर के विचारधारा और साथ में एक बयानों को लेकर के उनको जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री को कई सारे नाम दिए गए, वैसे उत्तर प्रदेश की भी बाबा योगी आदित्यनाथ को कई नामों से जाना जाता है देश भर में। और यही एक सबसे बड़ा है कि जिस तरीके से नाम प्रचलित होते हैं, उस तरीके से उनके कहे हुए शब्दों का भी जो है देश भर में एक अलग ही माहौल बनता है। हालांकि हम अगर भारत की बात करें तो भारत में हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं। आज झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के चुनाव हैं, तो हम जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो हम उन्हें इन राज्यों से जोड़ करके देखते हैं कि ये क्योंकि झारखंड जीतना है या महाराष्ट्र जीतना है, ऐसे बयान दिए गए। लेकिन देखिए, हम अगर बात करेंगे तो पिछले साल मध्य प्रदेश में चुनाव थे, राजस्थान में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, अगले साल हमारे 3 राज्यों में फिर चुनाव है। तो देखिए, चुनाव तो हमारे हर वर्ष अलग अलग राज्यों में होते हैं, तो इसको इस तरीके से रिलेवेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज समझाइए ना कि इलेक्शन मैनिफेस्टो शुरुआत में रखा जाता है, उसके बाद सब भूल जाते कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या है। डरा रहे हैं कि भैया अगर आपने वोट नहीं दिया तो वोट जिहाद हो जाएगा। इस बार महाराष्ट्र के मैनिफेस्टो की बात करें तो सबसे आकर्षक उसमें जो है लाडली बहना योजना, क्योंकि वो एक सफल योजना रही है मध्य प्रदेश में भी, वैसी ही एक योजना महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए। कई सारे वादे जमीनी स्तर पर, क्योंकि देखिए बीजेपी ने कई सारे प्रदेशों में ऐसी सरकार बना करके वादों को पूरा भी किया है, तो लोगों को एक भरोसा ये रहता है अगर हम वोट देंगे तो हमें ये प्रति माह इतना रुपया मिलेगा या इतने गैस सिलेंडर की जो शुल्क है वो कम होगा। तो एक वो मैनिफेस्टो में सारी चीजें जारी है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी, नारेबाजी निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव में हम देख रहे हैं। झारखंड के अंदर देखिए स्थिति बहुत डिफरेंट है। झारखंड की राजनीति भी आप समझते हैं जेएम, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे झारखंड के, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी को लगभग बराबर 25-25 सीटें मिली थी। तो देखिए ऐसे मामलों में टोटल 81 सीटें हैं और 41 सीटों पे जिनका वर्चस्व होता है वो अपनी सरकार झारखंड में बनाते हैं। हाल में भारतीय जनता पार्टी महज 68 सीटों पे झारखंड में चुनाव लड़ रही है और वहीं कांग्रेस 30 ही सीटों पे लड़ रही है। आपने फेजेस की भी बात करी थी, तो जिस तरीके से झारखंड में लास्ट टाइम 5 फेजेस में इलेक्शन हुए थे, इस बार सिर्फ दो फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की, तो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में पिछली बार भी एक ही फेज में इलेक्शन हुआ था और इस बार भी एक ही फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। तनुज जी, संजय जी जो कह रहे हैं कि भैया नतीजे आ भी जाएंगे तो भी अपने आप में महाराष्ट्र हेडलाइंस में रहने वाला है। कारण उसका यह कि वो इकोनॉमिक कैपिटल है पूरी कंट्री की। महाराष्ट्र में पिछली बार जिस तरीके से त्रिकुटीय, हम ये कहेंगे त्रिकुटीय दल जो है इस समय राजनीति में है, और आप स्थिति ये देखिए कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहे वो उप मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने फिर देखिए क्या होता है, उस तरीके से फिर इस्तीफेबाजी भी हुई। सारी चीजें हम देख रहे हैं जिस तरीके से चलती हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा ड्रामेटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल ड्रामा जिसे हम कहते हैं, एक बहुत बड़ा सिनेरियो बन चुका है। वहां पर 2 दल तो ऐसे हैं जो मुख्य दल से अलग होकर के आपसी एक तरीके से, आप देखिए शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से लड़ाई कर रही है। वहीं एनसीपी की बात करें तो शरद पवार वाली एनसीपी अपने भतीजे अजित पवार के सामने अपोजिशन में है। तो देखिए बीजेपी वहां तो एक्चुअल में जो चुनाव अगर देखा जाए तो वाकई में बीजेपी और कांग्रेस ही तो ऐसी पार्टी है जो
इंडिपेंडेंट दल है। बाकी दो जो दल है घटक दल, वो तो दोनों एक दूसरे से निकले हुए दल है। तो ऐसे में जो महाराष्ट्र की राजनीति है, देखिए आज जो वोटर, जैसे सपोज कीजिए कोई कांग्रेस का वोटर है, कोई शिवसेना का वोटर है, या कोई एनसीपी का वोटर है, वो तो ये कंफ्यूज्ड है कि भाई वो तो शुरू से एनसीपी फॉलो करता था, अब दो गुट होने से, दो नेता अलग अलग होने से वो किसको फेथ करेगा, किसके साथ जाएगा। ये तो उसके लिए एक बहुत बड़ी, आप एक आम नागरिक, एक आम वोटर के लिए सोचिए, उसको क्या, जिसको वो पर्सनली किसी बड़े लीडर को जानता नहीं है, उसके लिए तो सिर्फ पार्टी का चुनाव चिन्ह ही उसके लिए शुरू से एक मान्य रहा है। क्या आपकी दूरदृष्टिता इस बात के भी संकेत दे रही है कि भले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो मालूम है आगे के, बाकी जो बची चार पॉलिटिकल पार्टी यानी कि एनसीपी शरद, एनसीपी अजीत, शिवसेना शिंदे, शिवसेना उद्धव, इनके रोल पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कुणाल जी, ये स्थितियां बहुत जल्द निर्मित होंगी। और देखिए ये चुनाव में बहुत सारी स्पष्टता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार तो देखिए लोगों ने चुनाव अलग अपनी अपनी जगह करा था और बाद में ये एक होकर के बैठे हैं। अब लेकिन क्योंकि जनता के हाथ में चाबी है, जनता अपने मतदान का प्रयोग करके अपने स्तर पर चुनाव में वोट डालेगी, लेकिन फिर भी जनता के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक आम वोटर के लिए महाराष्ट्र के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटस है कि वो अगर वोट डालेगा अपनी शिवसेना को, तो उसकी असली अपनी शिवसेना कौन सी है? क्या वो उद्धव ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे गुट की? वही वो जो एनसीपी का वोटर है वो सोचेगा मेरी एनसीपी को मुझे वोट डालना है, तो क्या वो शरद पवार की है या अजित पवार की? क्योंकि देखिए राजनीति है, कल को वापस ये एक भी हो सकते हैं, ये कुछ भी, देखिए कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से ये अलग हुए, क्योंकि पार्टी तो एक ही रही है ना, है तो वो भी शिवसेना। सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमने देखा तक कोई चुनाव चिन्ह अलग नहीं हुए हैं, काफी सारे स्टेटस ऐसे हैं जो अलग अलग डिफरेंशिएट तो पार्टीज के नहीं बने हैं। ऐसे में वो एक दल का ही एक अलग भाग है और बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटस एक वोटर्स के लिए भी महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है तनुज जी, कांग्रेस क्या स्टेपनी बनकर रह गई है? महाराष्ट्र में है तो भी स्टेपनी की भूमिका में है, वो झारखंड में है तो भी एक छोटे दल के अलायंस के तौर पर है, जम्मू कश्मीर में भी छोटे से अलायंस के तौर पर रही। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्र की सबसे बड़ी कभी पार्टी हुआ करती थी, आज वो धीरे धीरे यूपी के अंदर हम देखें 2 विधानसभा सीटों पर मौजूद है। हम उनका हरियाणा में स्टेटस देखें कांग्रेस का, हम देखें कि किस तरीके से पंजाब में क्या स्टेटस रह गया है, दिल्ली में कांग्रेस का क्या स्टेटस है। हम तो उन जगह की बात कर रहे हैं जहां पर इंडिया अलायंस की दलों की सरकार है, ऐसी जगहों पे भी कांग्रेस का स्टेटस आज चिन्हित करें तो उनका स्टेटस पूरे देश भर में क्या है जी। आज कांग्रेस टोटल जो है झारखंड में महज 17 सीटों पर जो है काबिज थी। तो देखिए ऐसे में स्थिति ये है, महाराष्ट्र अभी आज वो 30 सीटों पे तो टोटल चुनाव लड़ रही है झारखंड में 81 में से। तो अब कांग्रेस, अभी बाय इलेक्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पे, कांग्रेस कहीं नहीं है। देखिए क्या है कि कांग्रेस बजाय फैलने के, बढ़ने के, कांग्रेस अब धीरे धीरे खुद को सिमटा रही है, उपचुनाव से कट रही है, कई राज्यों में अपनी सीटों को कम कर रही है। देखिए गठबंधन के नाम की अगर बात, जिस तरीके से इंडिया अलायंस की गठबंधन की बात चल रही थी, तो ये बहुत बेहतर तरीके से याद हो, जब लोकसभा के चुनाव थे 30 पार्टियां इंडिया अलायंस में ज्वाइन हुई थी, देश की 30 राजनीतिक दल। और आखिरी के समय में जब लोकसभा का लास्ट फेज का इलेक्शन था, जो मीटिंगें हो रही थी बड़ी बड़ी पार्टियों की, बहुत मुश्किल 7 से 8 दल के नेता इकट्ठा होते थे मीटिंगों में भी। तो देखिए इंडिया अलायंस जो शायद लोकसभा में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक संगठन संगठित होकर के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आप ये देखिए ये वही हरियाणा में जाते हैं तो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन आपसी कंटेस्टेंट में लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में अभी बुधनी में सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा, उनके अगेंस्ट कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा। तो देखिए ऐसे जो उपचुनाव हो रहे हैं, बाय इलेक्शन हो रहे हैं, वहां समर्थन कहां है? वहां सपा और कांग्रेस आपस में लड़ रही हैं। कई जगह पे अभी हमको भी पता है कि महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुश्किल से उन्होंने आपसी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करा, कितने विवाद थे। राहुल गांधी ने बयान तक दिए कि वो बिल्कुल भी सीट शेयरिंग के साथ में खुश नहीं है। काफी सारे ऐसे मुद्दे कुणाल जी हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस का सेटिस्फेक्शन लेवल और वर्किंग स्टाइल अब पहले के पैटर्न से बहुत डिफरेंट हो चुका है। और जो वाकई में इस वजह से कांग्रेस जो है एक जिस तरीके से देश में फैलने की जगह एक घटते हुए जो है अपना सिमटते हुए अपना समीकरण बना रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज जी आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपना बेहद कीमती वक्त साझा करने के लिए। इसी के साथ सियासी अखाड़े में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।